हजारों साल पुरानी एक ऐसी ताकत जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था। लेकिन उसका असली वारिस उससे हमेशा दूर भागता रहा। एक साधारण सा जीवन जी रहा युवक अचानक अपने अतीत के सबसे खतरनाक हिस्से से टकरा जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक है। लेकिन जब एक रहस्यमयी गांव और एक प्राचीन शक्ति खतरे में पड़ जाती है, तब शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। एक तरफ है परिवार का प्यार और दूसरी तरफ है विनाश की असीम ताकत। क्या यह लड़का अपने अतीत से भागता रहेगा या फिर अपने असली पहचान को स्वीकार करेगा? इस सफर में उसे ऐसे रहस्यों का पता चलेगा जो सदियों से छुपे हुए थे। क्या ये लड़का इन रहस्यों की सहायता से उस पवित्र गांव को बचा पाएगा? ड्रैगन, जादुई शक्ति और जबरदस्त क्रिएचर्स इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। मूवी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में आने वाला ट्विस्ट आपको भी शॉक करके रख देगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और चलते हैं सीधा ही इस बेहतरीन सी कहानी की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें वेनवू नामक एक बंदा दिखाया जाता है जिसने कि 10 रिंग्स यानी कि 10 चक्रों का हमेशा से इस्तेमाल किया था, लेकिन ये कुछ भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था बल्कि अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसने अपनी एक बहुत ही ताकतवर सेना भी खड़ी कर रखी थी जिससे कि ये पूरी दुनिया पर कब्जा किया करता और सभी पर राज किया करता था। लेकिन इन सभी से ये बहुत ज़्यादा ऊब चुका था क्योंकि रोज़ की लड़ाइयाँ इसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी और अब ये कुछ शांति के पलों को जीना चाहता था, जिसके लिए ये कुछ किताबों को पढ़ता है। और अब इसका इंटरेस्ट जादुई दुनिया की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा होता है, यानी कि किताबों में लिखी गई कहानियों की तरफ। सभी कहानियों में से वेनवू को सबसे ज़्यादा रियल कहानी लगती है टालो के बारे में। दरअसल टालो एक ऐसा प्रदेश था जहाँ की जादुई जीव, खतरनाक जीव और साथ ही साथ ऐसे लोग रहते थे जो कि जादू को अच्छी तरह समझते थे। और अब हमारे वेनवू का प्लान था कि ये वहाँ पर खुद जाए और वहाँ के लोगों से बात करे। दरअसल ये वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसी मकसद से ये अपने बंदों को लेकर मस्त निकल पड़ता है। लेकिन टालो की हर एक चीज़ जादुई थी, यानी कि जंगल भी वहाँ की जादुई थी और जंगल अपना रास्ता खुद से ही बदल रही थी। ये लोग देख लेते और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं, जिसके बाद जैसे तैसे ये लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में करके भगा ही रहे होते। यहाँ पर सभी की जान चली जाती है, लेकिन हमारा वेनवू यहाँ पर बच जाता है क्योंकि उसके पास 10 रिंग्स थी। फिर वो जंगल में भटकने लगता है और कुछ देर बाद एक जगह आकर देखता है कि वहाँ सामने ही एक योद्धा खड़ी है। वो उसे ललकारती है और बोलती है, तुम कौन हो? जो भी हो यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमारा वेनवू उस पर सीधा ही अटैक कर देता है, जिसके बाद वो योद्धा उसे डॉच करती है और बोलती है, मैं टालो की एक गार्डियन हूँ, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। लेकिन यहाँ पर हमारा वेनवू उस पर वार कर रहा था और वो योद्धा कोई आम योद्धा नहीं थी। वो उसके सारे के सारे रिंग्स को भी अपने हिरासत में ले लेती है, यानी कि उसके सारे रिंग्स को अपना कर लेती है, जिसके देखकर हमारा वेनवू पूरी तरह से डर जाता। फिर वो उन रिंग्स को फेंक देती है और यहाँ पर फाइट चल ही रही होते तभी वो हमारे वेनवू को उठाकर फेंक देते। यहाँ पर हमारा वेनवू नाराज नहीं होता और अगले दिन फिर आता, लेकिन वो लड़ने के मकसद से नहीं, उसके साथ बात करने के मकसद से आया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। एक ऐसी लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो उसके अपने वाइफ के रूप में देख रहा होता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब हमारा वेनवू रोजाना जंगल में आया जाया करता था। यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर ट्रेनिंग और बातचीत किया करते थे। लेकिन जब टालो को इस बारे में पता चला तो उसने मना कर दिया क्योंकि वेनवू एक खराब आदमी था और ऑफ कोर्स अगर वेनवू वहाँ पर आ जाता तो वहाँ कैद सारे राक्षसों को छुड़ा ले जाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि वेनवू ताकत के लिए कुछ भी कर सकता था। और एक दिन जब वेनवू जंगल में आता तब वो देखता है कि ली ने अपना घर त्याग दिया है, यानी कि अपने घर को छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी शक्तियाँ भी चली जाती है और अब यहाँ पर दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने अब मारपीट और लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, यानी कि हमारे वेनवू ने 10 रिंग्स को छोड़ दिया है और हमारी ली ने अपने घर को छोड़ दिया। देखते ही देखते 3-4 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हमें इनकी हैप्पी लाइफ दिखाई जाती है जिसमें कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। इनके घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम ये लोग सांची रखते हैं और वहीं कुछ साल बाद इनके घर एक छोटी सी बच्ची का भी जन्म होता है जिसका नाम ये लोग बड़े ही प्यार से जूई रखते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि इनके पास 2 बच्चे थे तो ये लोग अपनी मस्त हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। ये लोग साथ में रहा करते थे, टीवी देखते थे, अभ्यास प्रयास जो बोलिए वो भी करते थे।
लेकिन क्योंकि हमारे वेन्वू का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा गलत था और उसने 10 रिंग्स को त्याग दिया था, ये बात सभी दुश्मनों को पता चल जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा वेन्वू अपने फैमिली के साथ मस्त एंजॉय कर रहा है। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी कि हमारी जो ली है वो अपने बेटे सांची को सिखा रही है कि कैसे 10 रिंग्स को अपने काबू में करे। वहीं पर एक दिन जब वेन्वू घर पर नहीं था तब यहाँ पर टाइगर गैंग के कुछ बंदे आ जाते हैं और वो लोग सीधा ही उनके परिवार को ख़त्म करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर हमारी ली अपने बच्चों को समझाती है कि इनसे दूर रहना, और ली अकेले ही इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। ली को लगा था कि बस इतने ही बंदे हैं, लेकिन इन्होंने अपने पूरे बंदे को अंदर नहीं लाया था। दरअसल ये लोग अपने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ आए हुए थे सभी को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर मेन टारगेट ली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वेन्वू अगर मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा तो इन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ली समझा दी कि को तुम लोग आगे नहीं बढ़ना, जिसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आए हुए थे जिसके कारण हमारी ली मारी जाती है। और ली के मरते ही यहाँ पर हमें टाइगर गैंग के और भी बंदों को दिखाया जाता है जो कि मार के वापस घर जा रहे होते। खैर हमारी ली मर चुकी और उसके बच्चे उसे पकड़कर रो रहे होते हैं। इतने में ही अपना बैग और सिंपल सा एक फॉर्मल ड्रेस में हमारा वेन्वू आता है, जो कि एक प्राचीन योद्धा है और ख़तरनाक बंदा भी। वो घर आते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने 10 रिंग्स को निकाल लेता है, जिसके बाद वो शोक नहीं बनाता बल्कि सभी को मारने का डिसाइड कर लेता है। इसके लिए वो एक होटल में आता है जहाँ पर कि वो टाइगर गैंग के बंदों को देखता है। वो अपने बेटे को पकड़कर पूछता है कि बेटा क्या ये लोग वही है, जिस पर कि सांची बोलता है कि हाँ इन्होंने ही मॉम को मारा। जिसके बाद हमारा वेन्वू का पारा बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। वो उन सभी को जान से मारने लगता है और यहाँ पर सबकी गर्दन ही उड़ा देता है। जिसके बाद वो अपने बच्चे सांची को लेकर एक ट्रेनिंग फील्ड में आता है और यहाँ पर सांची शॉक हो जाता है कि मेरा बाप इतना बड़ा गैंगस्टर है, मुझे पता ही नहीं। वेल हमें एक वादे को दिखाया जाता है जिसमें वेन्वू बोलता है कि तुम एक योद्धा बनोगे। वहीं उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है जहाँ पर कि उसे बहुत ज़्यादा कड़ा अभ्यास कराया जा रहा था, ताकि जो हाल उसकी मॉम का हुआ वो हाल उसका कभी नहीं हो। और ऑफ कोर्स वो अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक बंदे का बेटा है। जुई भी इन सभी चीज़ों को छुप कर देखती थी और रात को अभ्यास किया करती थी। वेल इन सभी चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं था कि जुई रात को इन कराटे टेक्निक्स का अभ्यास किया करती है। वहीं हमें एक मार्क्स वाले बंदे और हमारे सांची के बीच का फाइट दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे सांची ने काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत की होती है। वो ठंडे में डंडे से पिटता था और रात में सभी को मारा करता था। खैर अब इम्तिहान की घड़ी अब ख़त्म होती है और उसे अपनी माँ का बदला लेने के लिए यानी कि बाकी के लोगों को मारने के लिए भेज दिया जाता है। जाते जाते वो अपनी बहन को बोलता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। खैर इसी बात को 15 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर कि अब हमें वेन्वू दिखाया जाता है और वो एक बुक को पढ़ रहा होता है। दरअसल जो भी रिंग्स पहनता है उसकी उम्र नहीं घटती, लेकिन यहाँ पर उससे अजीब अजीब आवाज़ें और विजन्स आ रही होती है यंग ली यानी कि उसकी वाइफ की, जहाँ पर कि वो इमेजिन कर रहा था कि उसकी वाइफ बोल रही है मुझे टालो की लोगों ने कैद करके रखा है, तुम आओ और मुझे छुड़ाकर अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे सामने ही रहना चाहती हूँ ना कि इन लोगों के साथ। वेल इसी के साथ हमें यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट दिखाई जाती है कि हमारे वेन्वू को यहाँ पर याद आता है कि यंगली ने अपने दोनों बच्चों को एक पेंडेंट दिया था जिसमें कि एक अजीब सा हीरा लगा हुआ था और इसी हीरे के कारण वो एक जादुई नक्शा तैयार कर सकता है जिससे कि वो सेफली वहाँ तक पहुँच सकता है। वहीं पर हमें अपना सांची दिखाया जाता है जो कि 15 साल से घर ही नहीं गया है, मतलब गजब। ये अब वेटर का काम करता है और मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन अचानक से ही आज इसके घर पर एक लिफाफा आया जो कि इसकी बहन की तरफ से दिया गया था। वेल इससे ये इग्नोर कर देता और वहीं वो बस पर जब ट्रैवल कर रहा था तब उसे अपने पिताजी के कुछ बंदे नज़र आते क्योंकि ऑफ कोर्स उसने लिफाफा इग्नोर कर दिया था। खैर यहाँ पर बंदे देखते हैं कि वो लॉकेट उसी के पास है और वो तैयार हो जाते हैं उसे छीनने के लिए, जहाँ पर कि जब वो कानों के साथ बात कर रही होती है कि अब हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, वहीं उस पर अटैक कर दिया जाता है जहां पर ये लोग मस्त लड़ रहे होते हैं यानी कि हमारा सांची और बाकी के बंदे। खैर उससे उसका लॉकेट छीन लिया जाता है किसी तरह लड़ झगड़ कर, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाप के बंदे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे।
लॉकेट ले लेने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। वहीं पर हमारा सांची भागकर घर की ओर आता है और वो अपने बहन के एड्रेस यानी कि उस लिफाफे को ढूंढने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें फ़्लाइट में सभी चीज़ों को समझा दूंगा। फिर वो फाइनली नीचे उतरता है जहाँ पर कि वो अपनी बहन के एम्पायर यानी कि एक नाइट फाइटिंग क्लब में आया हुआ था। दरअसल ये इसकी बहन ने अपने दम पर बनाया था और जब यहाँ पर फाइट के लिए हमारा सांची जाता तब उसके सामने उसकी बहन होती है। सांची अपनी बहन को पहचान लेता लेकिन उसकी बहन उसे नहीं पहचानने की एक्टिंग करती, उसे कुत्ते की तरह मारती है, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर फाइट रोक देते हैं। वहीं हमारा सांची बोलता है कि क्या तुमने इस लिफाफे को भेजा है, जहाँ पर वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं भेजा, दरअसल तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। इतना बोलते ही वहाँ पर धड़ाधड़ वेन्वू के बंदे आ जाते हैं और सभी लोग सभी पर हमला कर देते हैं, यानी कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। खैर इनका मेन मकसद था इन दोनों का पेंडेंट यानी कि गले का जो हार हीरा लगा हुआ था, ये अब सुई के पीछे पड़े होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वेन्वू आता है और इन दोनों को अपने साथ घर ले आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें 15 साल दिए अपने हिसाब से ज़िंदा रहने के लिए, अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे। यानी कि हमारे वेन्वू को सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था और ये इन लोगों पर रोज़ लगातार नज़र भी रखा करता था। खैर अब ये लोग उस पेंडेंट के दोनों चीज़ों को एक ड्रैगन के आँखों पर रख देते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर एक जादुई नक्शा तैयार हो जाता है, यानी कि टालो तक जाने का एक बढ़िया सा रास्ता, जिसे देखकर हमारा वेन्वू खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी माँ को छुड़ा कर ले आऊँगा और जाओ जाके युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दो। वहीं पर हमें पता चलता है कि इसके इस बात को सुनकर हमारा सांची और बाकी के लोग विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वेन्वू गलत है और उसकी माँ मर चुकी है, वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। लेकिन सांची इन सभी को बंदी बनवा देता है और जेल में डाल देता है। वहीं पर हमें जेल में इनके पास एक बंदा नज़र आता है जो कि फ़िल्म एक्टिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टार था। इसने काफ़ी सारी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी और ये पहले वेन्वू के लिए एक्टिंग किया करता था। वेन्वू इसके एक्टिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था, लेकिन इसका कोई भी घर नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स वेन्वू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ये वेन्वू के इसी कैद खाने में रहा करता था और वापस एक्टिंग से आकर वेन्वू को खुश किया करता था अपनी एक्टिंग से। खैर ये एक प्राचीन बंदा है, यानी कि वेन्वू के तरह ही पुराने वक्त से जिंदा है। खैर इन सभी कहानी को सुनने के बाद यहाँ पर एक टालो का मिस्टीरियस जीव आता है। इस जीव के बारे में पूछने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने के लिए एक कार चोरी कर लेते और किसी तरह निकलते हुए सीधा ही जंगल के अंदर एंट्री मार देते। जंगल में मरते मरते बचते हुए किसी तरह उस जीव की मदद से ये लोग फाइनली टालो के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि इनकी मासी आती है और जुई को अपने गले से लगा लेती है। वो बोलती है कि चलो फाइनली अब तुम लोग आ गए, कहो क्या बात है। जहाँ पर कि हमारा सांची बताता है कि मेरे पिता आ रहे हैं अपनी फ़ौज को लेकर आप सभी को ख़त्म करने और वहाँ उस गेट के पीछे के चीज़ को निकालने। दरअसल उन्हें लगता है कि उसकी माँ वहीं पर है। फिर अब हमें प्राचीन कहानियों को सुनाया जाता है, जहाँ पर कि एक बार की बात है, हमें बताया जा रहा होता है कि उस कैद खाने के पीछे एक बहुत ही खतरनाक जीव है जिसे हमारे प्राचीन शक्तिशाली ड्रैगन ने कैद किया हुआ था। यानी कि अगर वो चीज़ बाहर आ गई तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली जाएगी, जिसके लिए टालो एक जादुई जीवों का घर बन चुका है। यहाँ पर वो ड्रैगन की चमड़ी से काफ़ी सारी चीज़ें भी बनती, जैसे कि वो गेट, काफ़ी सारे योद्धाओं के तलवार और हथियार भी। बाय द वे इसी के साथ कहानी आगे बताई जाती है कि वो प्राचीन जीव यानी कि जो कि उस कैद के अंदर है वो आत्माओं को खाता है और इससे बचने के लिए हमने ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी। खैर अब उसे ड्रेस मिलता है और उसकी मासी माँ यहाँ पर सबसे बड़ा कांड रिवील करती है कि वो जीव सभी ताकतवर लोगों को अपने ओर खींचता, अपनी ओर बुलाता है ताकि खुद को आज़ाद करा सके और अब उसके पिता भी उसके चंगुल में। खैर ये बोलते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके पिताजी टालो के अंदर है और उन सभी को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल उनका कहना था कि या तो तुम लोग हट जाओ या तो मर जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने मिलकर मेरी बीवी को कैद कर रखा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। खैर बात ना मानने पर यहाँ पर हमारा वेन्वू बोलता है किसी पे भी रहम मत करना और सभी तैयार हो जाते हैं, सभी एक दूसरे को जान से मारने के लिए।
अब यहाँ पर दमदार फाइटिंग शुरू हो जाती है। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक बंदा और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जादुई समूह। यहाँ पर हमारा सैंची अपने डैड से ही लड़ता है, जहाँ पर कि रिंग्स और टालों के हथियार के बीच में रिंग्स जीत जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो 10 रिंग्स है, 10 चक्र। खैर वो हमारे सांची को नदी में फेंक देता और खुद उस कैद खाने के आगे आ जाता है, जहाँ पर कि वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो उसे तोड़कर उसके अंदर फंसे अपनी वाइफ को बाहर निकाल सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अंदर कितना ज़्यादा भयंकर जीव कैद है। खैर वो अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला करने लगता है और यहाँ से कुछ परिंदे बाहर आ जाते हैं जो कि मौत के दरिंदे होते हैं, और वो सबसे पहले मार्क्स वाला बंदे को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को अंदर ले जाता है। यानी कि ये लोग मिलकर बस आत्मा ही चुरा रहे होते हैं और आत्मा को अपने बॉस तक लेकर जा रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर वहाँ का बॉस लड़ाई रोक देता है और बोलता है कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, वरना हमारे सभी बंदे मारे जाएंगे। यार इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मॉडर्न हथियारों का इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन टालों के हथियारों का इन पर प्रॉपर असर हो रहा था। दूसरी तरफ हमें सांची को दिखाया जाता है, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर लीडर उसकी मौसी बन चुकी थी। वो बोलती है कि सांची बच आएगा, तुम टेंशन मत लो। वहीं हमें सांची के सामने एक बहुत बड़ा वाटर ड्रैगन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा सांची वाटर ड्रैगन पर बैठकर बाहर आ जाता है। वो सीधे ही अपने पिताजी के पास आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि अब यहाँ पर मस्त लड़ाई हो रही थी और सांची ने 5 रिंग्स को अपने काबू में भी कर लिया था। ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी और सीन तो काफ़ी ज़्यादा मस्त। खैर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि सांची ने अपने फोर्स से पूरे के पूरे 10 रिंग्स को ही अपने काबू में कर लिया और ये सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सांची अपने डैड को मारने के लिए एकदम तैयार था, लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मॉम की तरह उसके डैड की भी हालत हो। लेकिन इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि अब जंजीरों में काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ चुका था, यानी कि उस दीवार में, उस दीवार का पीछे का शैतान अब ताकतवर बन चुका था और अब उससे तोड़कर वो सीधा बाहर आता, जहाँ पर कि हमारा वेनवू अपने बेटे को बचाने के लिए उसे धक्का देता। इतने में ही वो शैतान वेनवू को ही पकड़ लेता है और उसकी आत्मा खा जाता है, यानी कि बाहर निकलते ही दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर इंसानों की आत्मा। वहीं वो 10 चक्रों को भी वापस कर देता है अपने बेटे को। और अब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है इस शैतान और हमारे पवित्र ड्रैगन के बीच। यहाँ पर हमारा सांची उन ड्रिंक्स को लेकर खुश नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास ना उसकी मम्मी थी ना उसके पापा। खैर इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो आत्मा खाने वाला शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका और अब उसका मन था हमारे पवित्र ड्रैगन के आत्मा को खाने का। यानी कि अगर उसके पास वो ड्रैगन की आत्मा आ गई तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इतने में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन उसके पकड़ में है और वो उसकी आत्मा को धीरे धीरे करके निकल रहा है। लेकिन तभी हमारा ड्रैगन किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता, और क्योंकि उस शैतान को एक तीर लगा था जिसे हमारे काऊ ने चलाया था। तीर लगते ही ड्रैगन आज़ाद हो जाता और यहाँ पर हमारा सांची अपने 10 रिंग्स को उसके छाती में घुसा देता है, जिसके बाद वो फुल फोर्स से उसे खींच लेता है। इसी के साथ उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी कुछ भी हो, जान जाना तो आम बात है। उस शैतान के मरने के बाद यहाँ पर सभी लोग एक फ्यूनरल सेलिब्रेशन मनाते हैं, जिससे साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इन सभी कहानियों को अपने दोस्तों को सुना रहे होते, यानी कि ये बस फ्लैशबैक स्टोरी चल रही होती। इतने में वहाँ पर हमारा बंदा वोंग आ जाता है, वो भी जादुई रिंग की मदद से। खैर अब वहाँ से सांची और काव चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक अलग सी जगह पर है और वीडियो कॉल पर यहाँ पे सुपर हीरोज जुड़े हुए हैं जो कि एवेंजर से बिलोंग करते हैं। खैर अब यहाँ पर हमारा वोंग बोलता है कि दरअसल मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तुमने उन रिंग्स को पहना तब उससे एक ऐसी एनर्जी रिलीज़ हुई जो कि दूर दुनिया तक जा रही थी। यहाँ पर हमारे ब्रूस बैनर बोलते हैं कि हम इन रिंग्स पर स्टडी करना चाहते हैं और तुम इन्हें कंट्रोल करो, क्योंकि जब सिग्नल रिलीज़ होता है तब इनकी गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब ये तुम्हारे डैड के पास थी तब ऐसा हमें कोई भी सिग्नल महसूस नहीं हुआ। और अब यहाँ पर हमारा सांची एवेंजर का पार्ट बन जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें जुई दिखाई जाती है जो कि पोस्टर हटा रही होती है और दूसरे ही पल वो यहाँ की क्वीन बन जाती है और अब वो सभी को ट्रेन करती थी। यानी कि वो
अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी और अब उसने लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ये बेहतरीन सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।